Good afternoon, students. Am I audible? Am I audible? Please reply. Jitender. Okay. Ask your friend to join quickly. Join quickly. Okay. So लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे और environmental issues. Okay. सर आ रही है आपकी आवाज। Yes. So we will be continuing that thing, and if time allows, दो बच्चों के PPTs हैं वो हम ले लेंगे अभी. Okay. एक योर ऋषभ है and your Rahul. ऋषभ and Rahul. Okay. So shall we continue? Yes. हाँ जी. यस सर। Shall we continue? सर थोड़ा वेट कर लेते हैं अभी। Okay. जब तक बच्चे आते हैं, you just go through this case study जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है. A case study of Yes, sir. integrated water management system. Okay, water treatment के regarding जो है, waste water including CVG एक बार पढ़िए क्या लिखा है इसमें. Then we will be discussing this.
Okay. Have you gone through this case study? Yes. Have you gone through this case study? Yes. आकाश, अंकित, जी जितेंद्र। सर। ओके, तो क्या समझ में आया इससे? यस सर। क्या समझे? इस केस स्टडी से आप क्या समझे? यस, गो अहेड। यस डियर, स्पीक अप। आकाश। सर इसमें हमने जो ये सीवेज वाटर का जो वो होता है ना, हम्म तो वेस्ट वाटर होता है। हम्म बोलो। सर उसका पता नहीं ये क्या pollution। यस आकाश। सर इसमें हम्म सर इसमें वो करते हैं बोलो बोलो, कोई बात नहीं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बताया बाय आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस से किस तरीके से कर सकते हैं। हम्म जो यहाँ पे कैसे हो रहा है? इसमें सर इसमें बायोलॉजिस्ट का नाम है जो कि नहीं, नाम ह्यूम्बोल्ट छोड़ो। स्टेटिन। हाँ हाँ, बोलो बोलो। यस सर, वो बायोलॉजिस्ट है वो। हाँ हाँ। इसने बताया कि बाय बाय अनकन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट्स हम्म से हो सकता है। हम्म और सर और 60 और दूसरा सर इसने 60 हेक्टेयर्स की जो लैंड होती है हम्म वो appropriate plants fungi were seeded into this area यस, ओके, which गुड। और कोई? सर न्यूट्रलाइज हम्म न्यूट्रलाइज कर देंगे उनको। और कोई, किसके और कुछ को क्या क्या समझ में आया? शेखर। शेखर। जी सर। क्या समझ में आया? मैंने तो पढ़ा नहीं। ओके, यस जितेंद्र। ओके, समझते हैं। ये क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं केस स्टडी है। केस स्टडी मीन्स एक ऐसा काम जो अभी हो चुका है उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है और उसका क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या उन्होंने इसमें किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि वेस्ट वाटर को जो है ट्रीटमेंट किया है नेचुरल मेथड से, यानी कि कन्वेंशनल मेथड से, जो पारंपरिक तौर तरीके होते हैं उनसे। कैसे? आपके पानी के अंदर मट्टी है, डस्ट है, मड है, उसको आप कैसे साफ करोगे? सबसे पहला जो प्रोसेस आता है दैट इज फिल्टरिंग। आप उसको, बड़ा कूड़ा करकट है उसको बड़ी जाली लगा के छान दो उसको, तो आपका मोटा मोटा कूड़ा निकल जाएगा। कुछ उसमें छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे, उसको कैसे आप करोगे? उसको आप करोगे सेडिमेंटेशन से। सेडिमेंटेशन मीन्स आप पानी को भर के रख दो। अब पानी है, इसके अंदर धूल मिला दो, पहले मिट्टी मिला दो और इसको घुमा दो और फिर रख दो, तो आप देखोगे धीरे धीरे टाइम के साथ मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। यस और नो? सो दैट इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। देन सेडिमेंटेशन के बाद आप फिल्टर आउट कर लो इसको, पानी को यहाँ से। फिर इसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, बैक्टीरिया, वायरसेस, उसको मारने के लिए यू ऐड क्लोरीन टू इट। तो इन्होंने क्लोरीन ऐड की, तो पहले किया इन्होंने सेडिमेंटेशन, फिर फिल्टरिंग, फिर क्लोरीन ऐड किया, तो पानी काफी हद तक जो है आपका साफ हो गया। बट इसके अंदर माइक्रोब्स नहीं है, इम्प्यूरिटीज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी इम्प्यूरिटीज डिजोल्व हैं, जैसे मेटलिक है, मेटल्स हैं, निकल है, कोबाल्ट है, आर्सेनिक है, ये इसके अंदर डिजोल्व इम्प्यूरिटीज हैं। इनको कैसे निकालें?
ये सबसे बड़ा दिक्कत है। अगर इस पानी को हमें प्यूरिफाई करना है, मतलब अगर एग्रीकल्चर यूज के लिए भी लेना है, तो हैवी मेटल्स को निकाल पाना एक बहुत बड़ा दिक्कत भरा भरा काम है। तो इसको कैसे किया है इन्होंने? इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारे पास प्लांट किंगडम में, मींस प्लांट्स के जो स्पीसीज हैं उनके पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि जो वो हैवी मेटल को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। जैसे खस का पेड़ होता है, हैव यू सीन द खस पेड़? खस का पौधा, झाड़ खस का, देखना एक बार आज सर्च करके। So the plant has very long roots and it's capable of filtering out the heavy metals from the water. तो इन्होंने क्या किया, एक 60 एकड़ का एक मार्शलैंड बनाया है, जिसमें इन्होंने ऐसे ही जो है स्पीसीज के प्लांट्स को प्लांट किया है वहां पे। तो अब वहां से जब ये पानी को यहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू दिस 60 एकड़ मार्शलैंड, द वाटर गेट प्यूरिफाइड, क्योंकि उसके अंदर डिजॉल्व इम्प्योरिटीज जो थी, कंटेमिनेशन जो था, सॉलिड पार्टिकल्स थे, वो तो उन्होंने फिल्टरिंग से, सेडिमेंटेशन से निकाल दिए। फिर बैक्टीरिया माइक्रोब्स थे, वो उन्होंने कहाँ से निकाला? विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन से मार दिया उनको। बाकी जो बचा उसके अंदर हैवी मेटल्स को उन्होंने रिमूव किया है यहाँ से, इन जो प्लांट्स हैं, छोटे छोटे जो स्पीसीज हैं, इनके थ्रू। ओके, तो मार्श में द मार्शेस आल्सो कंस्टिट्यूट ए सेंचुरी विद अ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब वहां पे जो है जैव विविधता बहुत ज्यादा है, फिशेस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं नाउ अब सिटीजन्स भी हैं। ठीक है, समझे बात को? यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? रिप्लाई तो करो। Yes sir, yes sir. यस आकाश, अंकित, जितेंद्र राणा, जी सर। इज इट दैट क्लियर? यस सर। So he is asking a question कि what if we don't use water in our flushes? ठीक है, अगर हम फ्लश में वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, so there will be a lot of conservation of water। आपका काफी बहुत सारा जो पानी है जो सीवेज में जा रहा है, is because of टॉयलेट फ्लश। तो आप फ्लश यूज ना करके आप क्या ऐसा यूज करें कि आपका काम भी बन जाए एंड आपका वाटर कंजर्व भी हो जाए। सो फॉर दैट हाउ यू कैन यूटिलाइज दैट वाटर मोर प्रॉपरली? और मैं हाँ, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी, बोलो। उसमें जब हैंड वॉश करता है हम्म, उसके बाद जो पानी स्टोर होता है ना फ्लश में हो जाता है, यस, वेरी और गुड। उसी से फ्लश कर देता है फिर वो। Yes, that is तो इससे a system बेस्ट developed by the Toyo company, that is a Japanese based company, and all the Japanese citizens are using that tool. That means if you wash your hands, the water get collected into your flush tank. There is no another supply to the flush tank, or the only supplied water to your flush tank is of your hand washed water. तो आपने जो हैंड वॉश के लिए वाटर यूज किया, दैट इज itself will be used for flushing your toilets. ओके, आप ऐसा नहीं है कि हाथ धोने के लिए अलग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं एंड फॉर फ्लशिंग अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट वाटर आप मान लो पहले 1 लीटर यूज करते थे, नाउ यू हैव ड्रॉप दैट यूजेज टू 750 ml, तो 250 ml की तो आपने बचत कर ही ली। ओके, सो धीरे धीरे आप देखोगे कि दिस सिस्टम इज वेरी गुड एंड बीइंग अडॉप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो वाटर बेस्ड फ्लश टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं। जापान में तो है ये। ओके, और कोई मेथड ऐसा है जो आपको लगता है दैट कैन बी यूज्ड मोर एफिशिएंटली अगर हम पानी को यूज ना करें तो? वैक्यूम टॉयलेट्स के बारे में सुना है आपने? वैक्यूम टॉयलेट्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन स्पेस, वैक्यूम टॉयलेट्स। यस, नहीं sir. Yes sir. so vacuum toilets is also another example. You can use vacuum toilets, okay, if you want to conserve water। ठीक है, तो इसमें काफी स्कोप है आज सर भी। क्या होता है vacuum toilet?
वैक्यूम टॉयलेट्स क्या होता है एक्चुअली, जो प्रोसेस आपका पानी कर रहा है ना, दैट इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम। यू उसकी जो पोजीशनिंग होती है उस तरह से होती है कि व्हेन अ पर्सन सिट्स ऑन दैट सीट, इट क्रिएट्स एयर टाइट सीलिंग ओवर इट, एंड जब आप उस पर बैठ के उनको ऑन करते हो, वैक्यूम इज क्रिएटेड, and whatever the excreta is being sucked into the system with the help of vacuum. Okay, vacuum is created, mostly used in the space. आपके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस हैं वहां पे इस तरह के जो टॉयलेट्स यूज होते हैं, बिकॉज देर इज अ जीरो ग्रेविटी। ठीक है, although those are very expensive, you can't afford them in your practical life, and आप चाहो कि उसके मास प्रोडक्शन करके आप रिटेल में बेचें, that is little bit difficult. Okay. Is that clear? Yes, sir. नाउ सॉलिड वेस्ट के अंदर हमने जो है, एक तो अपना जो हमारी जो ऐश बचती थी उसकी पावर प्लांट की, कोल पावर प्लांट की, वो हमने सॉलिड वेस्ट के अंदर देखी थी। दूसरा सॉलिड वेस्ट हमने देखा था रेडियो एक्टिविटी में। ओके, द रेडियो एक्टिव सॉलिड वेस्ट, उसमें भी दो होता है, रेडियो एक्टिव लिक्विड एंड रेडियो एक्टिव सॉलिड। सॉलिड तो आपका फ्यूल सेल्स थे, जो फ्यूल पैलेट्स थी यूज्ड, वो था। एंड लिक्विड में आपका जो हैवी वाटर आप मॉडरेटर में यूज कर रहे हैं, मॉडरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज आल्सो कंटामिनेटेड वेस्ट, क्योंकि उसके अंदर रेडियो एक्टिव है मटेरियल्स हैं डिसॉल्व्ड, तो वो आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही लीथल है। सो सॉलिड वेस्ट में इसके अलावा भी बहुत सारे वेस्ट हैं, जैसे आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, होम से, ऑफिस से, स्टोर से, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, they are collected and disposed by the municipality. And the municipal solid waste generally comprises of paper, food waste हो गया, plastic, glass, metal, rubber, leather, textile. Okay, so burning reduce the volume of the waste, although it is used generally not burned to complete an open dump, often serve as the breeding ground for rats and flies. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी फेंक नहीं सकते और बर्न भी नहीं कर सकते। एंड आप देखोगे कि इंडिया यहाँ पे इधर दिल्ली में ओखला में एक प्लांट है, तो वहां पे क्या होता है, सॉलिड वेस्ट जो आपका आता है म्युनिसिपल का, एंड जो जलने जलने लायक है, जैसे आपका पेपर हो गया, ओके, वुड हो गई और टेक्सटाइल हो गया, इस तरह के कंपोनेंट्स हैं, लेदर है, ओके, उनको उठा के ये फिल्टर आउट कर लेते हैं, एंड दे आर यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग स्टीम, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो एक ऐसे एनवायरनमेंट में इसको पहले जलाया जा रहा है जहाँ पे इसका बर्निंग जो है कंप्लीट हो, ताकि हार्मफुल गैसेस इससे ना निकले। दूसरा, वो हार्मफुल गैसेस के ऊपर मॉनिटर है कि अगर उसका परसेंटेज ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम कैसे एनकाउंटर करें। तीसरा, आपका जो उससे जो वो निकल रहा है ना फ्लू गैसेस के अंदर कंटेमिनेशन, उसको भी हम प्रिवेंट कर पा रहे हैं विद यूजिंग योर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ताकि वो पार्टिकल्स आपके एनवायरनमेंट में डिसॉल्व ना हो। लेकिन अगर हम ये इसी चीज को अगर ओपन सराउंडिंग्स में करें तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। आप कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे कि आपके जो उसके अंदर इम्प्यूरिटीज हैं, वो फ्लू गैसेस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो आप इनहेल नहीं कर रहे या एनवायरनमेंट में नहीं जा रहे। हार्मफुल गैसेस को आप कैसे मॉनिटर करोगे अगर आप पूरे लॉट में आग लगा देते हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड सोल्यूशन। ओके, और किस तरह से आप एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं इन चीजों को, यू जस्ट थिंक ऑफ इट, राइट। Now, with the growing urbanization and globalization, दूसरा सबसे important है कि your IT sector is also developing at very fast rate. Now today, even if there are 5 members in a family, each one having his own mobile phone, yes or no? But in अगर आप 10-12 साल पहले की बात करो, there is hardly one phone in whole family, और वो भी लैंडलाइन हुआ करता था। So with the development in technology, आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स आर फ्लडेड, दुनिया भर के गैजेट्स हैं। पहले घड़ी होती थी, मैकेनिकल घड़ीज सेल वाली आई, अब आ गई हैं आपके स्मार्ट वॉचेस, तो इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, एंड दे आर फिल्ड ऑफ वेरी वेरी हैवी मेटल्स, दैट इज सिलिकॉन हो गया, निकल है, कॉपर है। तो ये ई वेस्ट को इंक्रीज कर रहा है। आप 4-5 साल फोन चला के छोड़ देते हैं या 2 साल में बदल देते हैं, 1 साल में बदल देते हैं,
वो फोन जाता कहाँ है? ओके, सो दे आर पाइलिंग अप द ई वेस्ट इन इंडिया, और उसका कोई समाधान नहीं है। समझ रहे बात को? Irreparable computers and other electronic goods known as electric waste or e-waste. E-waste are burned in buried in landfills or incinerated. Over half of the e-waste generated in developed world are exported to developing countries, mainly to China, India, Pakistan, where metals like copper, iron, silicon, nickel, gold are recovered during the recycling process. तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस एक बहुत बढ़िया अच्छा विकल्प है कि हम जो उसके सर्किट बोर्ड है वो आपका बना होता है कॉपर का, फिर उसके अंदर चिप्स लगी होती हैं दैट इज ऑफ मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ओके, उनके अंदर सर्किट जो होते हैं, आपका जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर गोल्ड होता है। वी कैन रिकवर ऑल दीज थिंग्स। ओके, ये दो समस्याएं हमारी सॉल्व करेगा। पहला तो हमारे पास शॉर्टेज है मटेरियल्स की, जैसे सिलिकॉन हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं उतनी क्वांटिटी में, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी हमारे पास सिलिकॉन है, हम उसको सीधा सीधा रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। गोल्ड है, कॉपर है, समझ रहे हैं ना बात को? सो अनलाइक द डेवलप्ड कंट्रीज विच हैव sufficiently build facilities for recycling e-waste, recycling in developing countries often involves manual participation, thus exposing workers to toxic substances present in the e-waste. Okay, and recycling is the only solution for the treatment of e-waste, provided it is carried out in an environment friendly manner. Right? So this is a case study. एक बार, अच्छा ये तो दूसरी आ गई। Yes, this is a case study for remedy of plastic waste. एक बार इसको go through कीजिए, then I will discuss. Yes, have you gone through this case study? Shall we discuss it now? Yes, रौनक, आकाश, अंकित, हृदय, जितेंद्र, शेखर, अभिषेक, राहुल, बोलो। हाँ सर। ओके, यस सर। सो हुआ क्या, प्लास्टिक जो है एक सबसे बड़ा आज भी हमारे लिए चैलेंज है। आपके रिवर बॉडीज ले लो, आपकी सी ले लो, आपका जो है रिमोट एरियाज, जो आपके हिली एरियाज हो गए, जहां भी आपकी नेचुरल ब्यूटी है उसको खत्म करे जा रही है। फ्रॉम योर हाउस टू सीवेज टू द सी, ऑल आर ऑक्यूपाइड बाय योर प्लास्टिक वेस्ट। अब क्या हुआ, यहाँ के एक प्रोफेसर थे सीवी रमन कॉलेज के, दे डेवलप्ड अ न्यू टेक्निक दैट इज पॉलीब्लेंड। उन्होंने क्या किया, दे मिक्स्ड द ब्यूटीमिन, वो जो रोडी होती है ना, रोडी जिससे सड़क बनती है, उसको इस पॉलीब्लेंड के साथ मिलाया। एंड पॉलीब्लेंड क्या है, ये कंपाउंड इन्होंने बनाया था। जो वेस्ट मटेरियल मिलता है ना, जो रैक पिकर्स उठा के लेके आते हैं कूड़ा, उसको इन्होंने एक प्रोसेस के थ्रू गुजार के एक पॉलीब्लेंड बनाया, एंड इट मिक्स विद द ब्यूटीमिन एंड इज बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स। ठीक है,
तो करीबन 40 किलोमीटर की रोड 2002 तक इन्होंने बना दी थी by using this method of polyblend. So they are able to get rid of the plastic waste and use it in a more advantageable manner. ओके, यूटिलिटीज ने इनको बढ़ा दिया काफी। देखो, जहां प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट ऐसे पड़ी रहती थी उसको इन्होंने रोड पे लगा दिया, आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो भी डाउन आ गई। ओके, सो सच टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स कैन बी डन। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, देन यू गिव इट, टेक इट फॉरवर्ड, एक अगले स्टेप पे लेके जाइए उसको, उस पर एनालाइज कीजिए, उसको रिसर्च कीजिए और भी ज्यादा। ओके ओके, नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। एक इम्पॉर्टेंट और एक चीज मैं बताऊं आपको, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स के बारे में मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि आज की डेट में जितना भी आपका मैन्युफैक्चर ये हो रहा है, फार्मर्स का एग्रीकल्चर है, दीज आर मोस्टली द केमिकल फर्टिलाइजर्स दे आर यूजिंग फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड्स ऑफ देयर फील्ड्स। बट व्हाई द रीजन इज स्टिल रिमेन्स कि ये व्हाई द फार्मर इज नॉट गोइंग फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। Yes, why the farmer is not going for organic farming? Why they are going for your chemical fertilizers for enhancing their fields? What, according to you, what will be the reasons behind it? Yes, anyone? क्या रीजन है कि फार्मर्स आज भी ट्रेडिशनल खेती में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हमारे पास और भी आधुनिक जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते? वाई, रीजन बताइए, आपके हिसाब से क्या होगा? गो हेड। सर मुझे लगता है जैसे फार्मर ज्यादातर तो ये पुराने लोग ही होते हैं। अब उन्हें पुरानी चीजें ही मतलब अपने सूटेबल रहता है उनके लिए, ये चीज है मेरे दिमाग में तो। हाँ, तो पारंपरिक में तो पहले तो गोबर का खाद गिरता था ना, गोबर का खाद डालते अच्छा। थे वो। लेकिन आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही तो है केमिकल फर्टिलाइजर्स, व्हाई दे आर इंक्लाइंड सर टुवर्ड्स वो द। कॉस्टली होता होगा क्या पता। हाँ, यस। और सर ये भी होता है। सबसे बड़ी दिक्कत है द कॉस्ट फैक्टर। जो आपको रिटर्न में मिल रहा है वो नोटिस में लिया जाता है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला, इजीली अवेलेबल एंड चीप। ठीक है, आपको 300 साढ़े 300 रुपए का कट्टा मिल जाता है पूरा 50 किलो का, जो एक एक एकड़ की फील्ड के लिए नेसेसरी होता है। क्वांटिटी देखो, सिर्फ 50 kgs इज इनफ फॉर योर 1 acre लैंड। ठीक है, वो आप उसको डाल दो उसमें एंड इट विल गिव यू इंस्टेंट रिजल्ट्स विद इन वीक और 2। वहीं अगर आप बात करो गोबर का खाद, इट विल बी यूज्ड इन ट्रॉलीज। कम से कम आपको मिनिमम, अगर मैं बात करूं एक हेक्टर की, एक एकड़ की, हेक्टर की नहीं, एक एकड़ की, तो 1 एकड़ में कम से भी कम, आपको कम से भी बताऊं तो मैं 8 से 9 ट्रॉलियां डालनी पड़ेंगी गोबर का खाद, तब जाके उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर बनेगी उस गोबर के खाद की, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द प्लांट टू सर्वाइव और टू टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। तो पहली बात तो अगर आप ट्रैक्टर की कॉस्ट ही देखो डालने की, तो 1500 रुपये एक ट्रॉली का खर्चा है, किराया डालने का। दूसरा, जो आप खरीदोगे जिससे गोबर का खाद, उसको भी पे करना पड़ेगा। सो यू कैन सी द कॉस्ट इज वेरी हाई। लेकिन उनको ये नहीं पता कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं फूड की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड। ठीक है, वहां की जो उर्वरक क्षमता है उसको डिक्रीज कर रहे हैं, वहां के माइक्रोब्स को भी मार रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर यूटिलाइजिंग and more inclined towards these fertilizers, chemical fertilizers. आज की डेट में देखो, आप जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, दे आर गेटिंग वेरी गुड रिटर्न्स। बट वही दिक्कत है ना, पढ़े लिखे लोगों को तो पता है एंड दे आर टेकिंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इजीली। बट लोग अभी भी ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू सेल देयर हार्वेस्ट। सो फिर वो करते क्या है, they drop this idea of your organic farming and they go back to the वही chemical fertilizers. Okay,
Yes or no? यस सर। So are you familiar with greenhouse effect? ये मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, जब हम बता रहे थे कि कैसे आपका मीथेन जो था बायोगैस रिस्पॉन्सिबल है फॉर योर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है दैट इज हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। और सबसे ज्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबल है दैट इज वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ओके, सो दीज आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। So the greenhouse effect is a naturally occurring phenomena that is responsible for heating of Earth's surface and atmosphere. To a certain limit, it is desirable. लेकिन to उससे ज्यादा अगर होता है, then it is also lethal for our Earth because the ice caps are melting. The uniform and the average temperature is also increasing. That is making more difficult for the people and other species to survive on this land. ठीक है, तो ग्रीन हाउसेस क्या है? द ग्रीन हाउस गैसेज जो मैंने बताया, these are absorb long radiations from the earth and emit it again towards the earth. The cycle continues till the earth surface has no longer wave radiations to emit. Okay, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ जो है, बड़ा जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा सोर्स का, वेवलेंथ उतनी शॉर्ट होगी और शॉर्ट वेवलेंथ आराम से पास हो जाती है इससे। बट जो लॉन्ग रेंज वेवलेंथ की जो आपकी इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे निकल नहीं पाती है रेडिएशन। तो होता क्या है कि टेम्परेचर अर्थ का इतना तो बढ़ता नहीं जितना सन का है, तो जो लेंथ है ना इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ वो कम होती है। एंड द एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैसेस का जो ऊपर से हमारा कवर है डज नॉट अलाउ दिस हीट टू एस्केप। सो इसकी वजह से क्या है, आपका टेम्परेचर धीरे 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 ईयर बाय ईयर इंक्रीज कर रहा है। ओके, then again there is also a threat that is a depletion of ozone layer. This is because of the CFCs, that is chlorofluorocarbons. And chlorofluorocarbons का main जो source है that is your deodorants, your refrigerants जो आपके यूज होते थे वो बहुत ज्यादा है। एंड दूसरा क्लोरीन रेफ्रिजरेंट से ही निकल के आता है। एंड दे कंबाइन विद दिस ओजोन, और वहां पे जो O3 है उसको O2 में कन्वर्ट कर देते हैं और O2 में कंबाइन फॉर्म हो जाती है। एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस द ओजोन लेयर इज थिनिंग। ओके, और कुछ साल पहले वहां पे एक होल भी देखा गया था, लेकिन नाउ विद सर्टेन स्टेप्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो काफी हद तक अभी रुका है, स्टेबल है, एंड वहां पे दोबारा से फिलिंग होनी स्टार्ट हो गई है बिकॉज वी आर नाउ वेरी कॉन्शियस अबाउट द एनवायरमेंट एंड बहुत सारी कंट्रीज आर वर्किंग टुगेदर टू कंजर्व दिस। ओके, तो देयर वाज अ समिट, ओके, and that was known as the Protocol Montreal Protocol, and signed at Canada by different communities for the conservation of your ozone layer, right? और इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, ये एक बार देख लेना। और with this we are completing this topic, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे। Attend to your roll call. Abhishek. Present, sir. Akash. प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। Okay, Ankit. Present, sir. Ashish. Chandan. Gaurav. Himanshu. Himanshu Pundir. Hirdesh. Present, sir. Jainis Kumar. Jitender. Present, sir. Hello, sir. Present. Okay, okay.
कार्तिक, कौशल, लक्ष्य, नंदिनी, पवन, प्रिंस, राहुल 32, राहुल चौधरी, राहुल 34, राहुल 34, रजनीश, रामदत्त, रामदत्त, शेखर, Present, सर sir. रौनक, रौनक, शेखर यस सर रौनक एंड 39, ऋषभ Present, नायक, sir. Shekhar. ऋषभ नायक। ठीक है, थैंक यू। Okay, sir.